के साथ ही उनका नृत्य आरंभ हो जाता था। नीलकंठ के नृत्य का वेग उतना ही अधिक बढ़ता जाता और उसकी केका का स्वर उतना ही मंद्र से मंद्रतर होता जाता। वर्षा के थम जाने पर वह दाहिने पंजे पर दाहिने पंख और बाएं पर बायां पंख फैलाकर सुखाता, यानी बारिश में भीग जाने के बाद वो अपने पंखों को सुखाता था। कभी कभी वे दोनों यानी नीलकंठ और राधा एक दूसरे के पंखों से टपकने वाली बूंदों को चोंच से पीकर पंखों का गीलापन दूर करते रहते। इस आनंद उत्सव की रागनी में बेमेल, जो मेल नहीं कर पाता है, बेमेल स्वर कैसे बज उठा, यह भी एक करुण कथा है। यानी वो दोनों आनंद पूर्वक रह रहे थे, उनके जीवन में एक बेमेल स्वर आ गया, यानी उनके जीवन में दखल अंदाजी हो जाती है। और यह भी एक स्टोरी है, तो ये क्या है स्टोरी, आगे देखते हैं। एक दिन मुझे किसी कार्य से, लेखिका बता रही है, एक दिन मुझे किसी कार्य से नखास कोने से निकलना पड़ा और बड़े मियाँ ने पहले के समान कार को रोक लिया। इस बार किसी पिंजड़े की ओर नहीं देखूंगी, यह संकल्प करके मैंने बड़े मियाँ की विरल दाढ़ी और सफेद डोरे से कान में बंधी ऐनक को ही अपने ध्यान का केंद्र बनाया। तो लेखिका ने डिसाइड किया कि अब की बार मैं इस दुकान वाले के पास नहीं जाऊंगी। पर बड़े मियाँ के पैरों के पास जो मोरनी पड़ी थी उसे अनदेखा करना कठिन था, लेकिन बड़े मियाँ के पास में ही एक मोरनी पड़ी हुई थी, उसे देखा बिना लेखिका को नहीं रहा था। मोरनी राधा के समान ही थी। उसके मूंछ से बंधे दोनों पंजों की उंगलियां टूटकर इस प्रकार एकत्रित हो गई थी कि वह खड़ी ही नहीं हो सकती। मूंछ यानी जो रस्सी होती है ना मूंछ की, उससे उनके पैरों को बांध रखा था और इससे उसकी उंगलियां भी टूट करके एक जगह इकट्ठी हो रही थी। बड़े मियाँ की भाषण में फिर दौड़ने लगी और वो दुकान मालक जो बड़े मियाँ हैं वो तो अपने पक्षियों को बेचने के लिए बड़ा चढ़ाकर बातें करता ही है, और जब बोलता है तो बोलता ही जाता है। देखिए गुरुजी, कमबख्त चिड़ी मारने बेचारी का क्या हाल किया है। ऐसे कभी चिड़िया पकड़ी जाती है? आप न आई होती तो मैं उसी के सिर पर इसे पटक देता, पर आपसे भी यह अधमरी मोरनी ले जाने को कैसे कहूं। वो देखो कह रहा है कि देखो गुरुजी, चिड़ी मारने इसका क्या हालत किया है, बेचारी को अधमरी कर दिया है। अब आपको भी कैसे बोलूंगे आप इसको ले जाइए, यानी वो उसको बेचना चाहता था। सारांश यह है कि 7 रुपये देकर मैं उसे अगली सीट पर रखकर घर ले आई और एक बार फिर मेरे पढ़ने लिखने का कमरा अस्पताल बना। पंजों की मरहम पट्टी और देखभाल करने पर वह महीने भर में अच्छी हो गई। तो लेखिका ने जो मोरनी वहां पड़ी हुई थी जिसके पैर भी टूटे हुए थे उसको ले आई और उसका अपने कमरे में पढ़ने लिखने का जो कमरा था उसमें उसका इलाज प्रारंभ किया और 1 महीने में उसकी मरहम पट्टी देखभाल करने के बाद वो सही हो गई। एक तरह से पूरी तरह सही नहीं हुई, उंगलियां वैसी ही टेढ़ी मेढ़ी रही, परंतु वह ठूंठ जैसी पंजों पर डगमगाती हुई चलने लगी। लेकिन वो अपने पंजों पर खड़ी हो गई और चलने लगी अपने पैरों पर, लेकिन उसके पंजे के है टेढ़े मेढ़े रहने लगे, बराबर से उसकी उंगलियां खुलती नहीं थी। तब उसे जाली घर में पहुंचाया गया और नाम रखा गया कुब्जा। क्या नाम रखा गया उस मोरनी का? कुब्जा। और उसको जाली घर में पहुंचा दिया गया। नाम के अनुरूप वह स्वभाव से भी कुब्जा ही प्रमाणित हुई। अब तक नीलकंठ और राधा साथ रहते थे, अब कुब्जा उन्हें साथ देखते ही मारने दौड़ती थी। नीलकंठ और राधा बढ़िया जिंदगी जी रहे थे, लेकिन कुब्जा आ गई और उसका नाम कुब्जा रखा गया क्योंकि उसके पैर कुबड़े हुए थे और पंजे खुले हुए नहीं थे, टेढ़े मेढ़े थे, इसलिए उसका नाम कुब्जा रखा गया। अब वो राधा को नीलकंठ को साथ देखती तो राधा को मारने के लिए दौड़ती थी। चोंच से मार मारकर उसने राधा की कलगी नोच डाली, पंख नोच डाले। कठिनाई यह थी कि नीलकंठ उससे दूर भागता था और वह उसके साथ रहना चाहती थी, लेकिन नीलकंठ उससे दूर भागता।
और कुब्जा उसके साथ रहना चाहती थी। ना किसी जीव जंतु से उसकी मित्रता थी, ना वह किसी को नीलकंठ के समीप आने देना चाहती थी। अब कुब्जा की क्या खासियत है कि वो नीलकंठ के पास जाना चाहती थी, नीलकंठ उससे दूर भागता था। कोई भी चिड़ियाघर में जो भी पक्षी पशु जो भी है उनको वो नीलकंठ के पास में भी नहीं पटकने देती थी, कुब्जा मारने के लिए दौड़ती थी। उसी बीच राधा ने 2 अंडे दिए जिनको वह पंखों में छिपाए बैठी रहती थी। पता चलते ही कुब्जा ने चोंच मार मारकर राधा को धकेल दिया और फिर अंडे फोड़कर ठूंठ जैसे पैरों से सब और छितरा दिया, यानी राधा के उन अंडों को इधर उधर फेंक दिया और उसके अंडों को बर्बाद कर दिया कुब्जा ने। इस कलह कोलाहल से और उससे भी अधिक राधा की दूरी से बेचारा नीलकंठ की प्रसन्नता का अंत हो गया। जो बड़े आराम से खुश रहते थे, राधा और नीलकंठ साथ साथ रहते थे, नीलकंठ अब बेचैन रहने लगा, व्याकुल रहने लगा। राधा भी उससे दूर रहने लगी क्योंकि कुब्जा उसको मारती थी। इसलिए कई बार वह जाली घर से निकल भागा। एक बार कई दिन भूखा प्यासा आम की शाखाओं में छिपा बैठा रहा, जहां से बहुत पुचकार कर मैंने उसको उतारा। मैंने मतलब लेखिका ने, मैंने नहीं। एक बार मेरी खिड़की के शेड पर छिपा रहा। मेरे दाना देने जाने पर वह सदा की भांति पंखों को मंडलाकार बनाकर खड़ा हो जाता था, पर उसकी चाल में थकावट, आंखों में एक शून्यता रहती थी। अपनी अनुभवहीनता के कारण ही मैं आशा करती रही कि थोड़े दिन बाद सब में मेल हो जाएगा, यानी कुछ दिन बाद में कुब्जा भी इनकी दोस्त बन जाएगी। अंत में 3-4 मास के उपरांत, 3-4 महीने के बाद एक दिन सवेरे जाकर देखा कि नीलकंठ पूंछ पंख फैलाए धरती पर उसी प्रकार बैठा हुआ है जैसे खरगोश के बच्चों को पंखों में छिपाकर बैठता था। मेरे पुकारने पर भी उसके न उठने पर संदेह हुआ। लेखिका ने नीलकंठ को आवाज दी लेकिन वो खड़ा नहीं हुआ, तो लेखिका को डाउट हुआ। वास्तव में नीलकंठ मर गया था। वास्तव में नीलकंठ क्या है? मर गया था। क्यों का उत्तर तो अब तक नहीं मिल रहा। क्यों मरा ये कारण पता नहीं है। ना उसे कोई बीमारी हुई, ना उसके रंग बिरंगे फूलों के स्तबक जैसे शरीर पर किसी चोट का चिन्ह मिला। मैं अपने साल में लपेट कर उसे संगम ले गई, यानी मैं उसको अपने साल जो ओढ़ते हैं कपड़े उसमें लपेट कर संगम ले गई। जब गंगा के बीच धारा में उसे प्रवाहित किया तब उसके पंखों की चंद्रिका, जो चंदुले हैं उनकी जो चमक है, से बिंबित प्रतिबिंबित होकर गंगा का जो चौड़ा पाट है एक विशाल मयूर के समान तरंगित होता। ऐसा लगा जैसे पूरा जो पाट है, गंगा का जो किनारा है, तट है, वो पूरा उसके जो चंदुले हैं, लेखिका ने उसको गंगा में बहाया तो एक एक हो गए, तो ऐसा लगा कि पूरा ये मयूर हो, मोर हो। नीलकंठ के न रहने पर राधा तो निचेष्ट किसी कई दिन कोने में बैठी रही। वह कई बार भागकर लौट आया था, अतः वह प्रतीक्षा के भाव से, राधा को विश्वास था कि नीलकंठ कई बार वापस आ गया है, पर दृष्टि लगाए रहती थी। पर कुब्जा ने कोलाहल के साथ खोज ढूंढ आरंभ की। खोज के क्रम में वह प्राय जाली का दरवाजा खुलते ही बाहर निकल आती थी और आम, अशोक, कचनार आदि की शाखाओं में नीलकंठ को ढूंढती रहती थी। कौन? कुब्जा भी। एक दिन आम से उतरी ही थी कि कजली, अल्सेशियन कुत्ती, सामने पड़ गई। स्वभाव के अनुसार उसने कजली पर भी चोंच से प्रहार किया। जो कुब्जा है उसने कजली जो कुत्ती है उस पर भी प्रहार किया, क्योंकि कुब्जा जो है मोरनी, उसका स्वभाव भी ऐसा था कि उसने उसके ऊपर प्रहार किया। परिणामतः कजली के 2 दांत उसकी गर्दन पर लग गए। इस बार उसका कलह, कोलाहल और द्वेष प्रेम भरा जीवन बचाया नहीं जा सका और उसको कजली ने मार दिया। किसको? कुब्जा को। कजली यानी जो कुत्ती है उसने।
परंतु इन 3 पंक्षियों ने मुझे पक्षी प्रकृति की विभिन्नता का जो परिचय दिया है वह मेरे लिए विशेष महत्व रखता है। तो लेखिका बता रहे कि इन तीनों जो पक्षी है, नीलकंठ, राधा और कुब्जा, इन्होंने मुझे जो पक्षी प्रकृति के बारे में जो विभिन्नताएं बताई है वो मेरे जीवन के लिए विशेष महत्व रखती है। राधा प्रतीक्षा में ही दुकेली है। आषाढ़ में जब आकाश मेघाच्छन्न, मेघ प्लस आच्छन्न, मेघ यानी बादल छा जाते हैं, तब वह कभी ऊंचे झूले पर, कभी अशोक की डाल पर अपनी केका को तीव्रतर करती नीलकंठ को बुलाती रहती है। तो राधा क्या है, अब आवाज लगा करके नीलकंठ को हमेशा बुलाती रहती है, क्योंकि उसे याद है कि नीलकंठ वापस आ जाता है, कई दिनों तक बाहर चला जाता है फिर आ जाता है, इसलिए उसको उसका इंतजार है। लेकिन पता नहीं कि नीलकंठ अब नहीं आएगा वापस, क्योंकि वह मर चुका है और कुब्जा भी मर चुकी है अभी, क्योंकि उसको जो कजली नाम की जो कुत्ती है उस पर उसने जब प्रहार किया कुब्जा ने, तो उसने उसके गर्दन में दांत गड़ा दिए और वो भी खत्म हो गई है। तो इस प्रकार आपका ये लेसन बच्चों कंप्लीट हो गया है। अब इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो हम बाद में, जब छुट्टियां के बाद में स्कूल खुलेगा तब हम कराएंगे। और आप प्लीज जो कार्य है, जो भी आपको हॉलीडे होमवर्क दिया है, उसे समय पर पूरा करके न्यू गूगल